ऊंचाई पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड पॉजिटिव है। हालांकि वीकली एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा तो रेंज बाउंड मोमेंटम दिखेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल की तेजी को होल्ड कर रहा है बाजार और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही आकर कारोबार कर रहा है। पॉइंट्स के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से बहुत तेजी आपको फ्रंटलाइन इंडाइसेस में नहीं दिखेगी, लेकिन मूड पॉजिटिव है। 16,500 के ऊपर कल बाजार बंद हुआ, उन लेवल्स के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। 30 अंक ऊपर निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस दिखेगी आज बैंक निफ्टी में, मिड कैप्स में, जहां पर शानदार एक्शन आज के सत्र में दिख रहा है। तो बड़ी बातें आपको बताएं उससे पहले फटाफट से संकेत देख लेते हैं क्या मिल रहे हैं इस समय विदेशी बाजारों से। सबसे पहले एशियाई बाजारों का हाल देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स में निक्केई आधा % ऊपर है, शंघाई आपको 1% नीचे दिखाई देगा, हैंगसेंग 1.5% नीचे है, लेकिन कॉस्पी में 1% का अप मूव है। तो मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से। अमेरिका के फ्यूचर्स सुस्त हैं, डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में जरूर है लेकिन सिर्फ 40 अंकों की बढ़त दिखा रहे हैं। नैस्डैक के फ्यूचर में सिर्फ 3 अंक की बढ़त दिख रही है, तो बहुत ज्यादा एक्शन यहाँ पर है नहीं। अमेरिका के फ्यूचर्स की ओर से बिल्कुल फ्लैट पॉजिटिव नेगेटिव बायस के बीच में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो चलिए इस समय की फिर बड़ी बातें क्या हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार तेजी में है, निफ्टी 16,550 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में मोमेंटम स्ट्रांग है, 300 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक के 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मिड कैप्स। मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी देखने को मिल रही है। पॉकेट्स देखेंगे तो आज ज्यादा पॉकेट्स हरे निशान में ही हैं। कैपिटल गुड्स, रियल्टी, बैंक स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। थोड़ी सुस्ती आपको नजर आएगी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ी सुस्ती दिखेगी इंडेक्स वाइज। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहां भी हैं। मिड कैप्स में काफी पॉकेट है जो तेजी में है, जिसमें हेल्थ केयर है, आईटी है, शुगर, रियल्टी, एनबीएफसीज, छोटे बैंक से सभी तेजी में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिमेनिंग सेशन की, उस पर करते हैं फोकस। 5paisa.com के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट रुचित जैन हमारे साथ मौजूद हैं। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए, एक्सपायरी कहां देखने आज वीकली ऑप्शंस की? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल आई थिंक मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी हमने देखी है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शंस के डेटा देखें तो 16,600 के आसपास के स्ट्राइक प्राइस, 16,600 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। और इवन टेक्निकली अगर हम देखें तो पिछला पूरा जो करेक्शन था 18,000 से लेके रीसेंट स्विंग लोज तक, उसका 50% रिट्रेसमेंट भी 16,650 के आसपास ही आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि जो अपमूव था फॉर टाइमिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड होना चाहिए और हमको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो हम यही सलाह दिया है हमने हमारे क्लाइंट्स को आज, कि आज की जो तेजी है उसमें जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है जो निचले लेवल से लिए हुए हैं उनमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने को देखें। एक छोटा करेक्शन वेदर आज आता है या कल के सेशन तक, तो एक छोटा करेक्शन लगभग 16,410 जो आवरली 20 EM है वहां तक मार्केट में एक करेक्टिव डिप आ सकता है। तो ये लेवल्स पे लॉन्ग्स नहीं करने चाहिए, लॉन्ग्स है वो लाइटन अप करिए। 16,410, 16,420 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी में इधर आज सेकंड हाफ में या कल के सेशन तक एक ये पुल बैक मूव दिख सकता है। तो इन स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, इस बात की आशंका है रुचित को। तो नए लॉन्ग्स तो क्रिएट नहीं करने हैं, खरीदारी की पोजीशन तो थोड़ा हल्का आप जरूर कर सकते हैं। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं। बताइए रुचित, आपने कुछ आइडियाज निकाले हैं ट्रेडिंग के लिए? क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो हम काफी सिलेक्टिव रह रहे हैं, लेकिन सिलेक्टिव में हमें लग रहा है कि आईटी स्पेस एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आगे चल के कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आईटी में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छे ब्रेकआउट्स हमने रिसेंटली 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही देखे हैं। तो आईटी स्पेस पे ध्यान रख सकते हैं और विद इन द आईटी स्पेस टाटा एलेक्सी एक स्टॉक है जो हमारे ध्यान में है, क्योंकि जो जब मार्केट में ओवरऑल आईटी स्पेस में एक अच्छा करेक्शन था तो ये स्टॉक ने एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया था और रादर देन प्राइस वाइज करेक्शन मोर एक टाइम वाइज करेक्शन ही स्टॉक में था। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट के वर्ज पर है और अगर आईटी में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे टाटा एलेक्सी में खरीदारी कर सकते हैं 7,800 के स्टॉप लॉस से 8,400 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। तो टाटा एलेक्सी में खरीदारी की सलाह है और ये बात तो रुचित ने बिल्कुल सही कही कि जब आईटी में प्रॉफिट टेकिंग देख रहे थे तो उसमें कोई बहुत खास पार्टिसिपेशन टाटा एलेक्सी की ओर से नहीं देखने को मिला। 8129 पर कर रहा है ट्रेड, यहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। तो एक ट्रेड यहाँ पर बताया है रुचित ने। चलिए मिड कैप्स का हाल अब ले आते हैं आपके स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपको ऑलमोस्ट 1%, 0.1%
ऊपर दिखाई देगा कारोबार करते हुए। बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे मिड कैप्स में जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। बैंक्स एनबीएफसीज के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बैंकों में क्योंकि खरीदारी है आज, तो सरकारी हो या फिर प्राइवेट बैंक्स तेजी में ही ट्रेड कर रहे हैं आज। जो स्टॉक्स मिड कैप में सबसे ज्यादा शाइन कर रहे हैं उसमें सीएसबी बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहां पर 4% तक के अप मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। एनबीएफसीज में आज के सेशन में सेटन क्रेडिट केयर, इक्विटास, कैनफिन होम्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यहाँ 5% तक का उछाल है आज के सत्र में। साथ ही हेल्थ केयर फार्मा में मजबूती है। फोर्टिस हेल्थ केयर, वॉकहार्ट फार्मा, सोलर एक्टिव, मार्क्सन फार्मा 4-4.5% तक की बढ़त है। आईटी में भी मोमेंटम है पॉजिटिव साइड पर, स्पेशली मिड कैप्स में। सोनाटा सॉफ्टवेयर, हैप्पीएस्ट माइंड, कोफोर्ज, साइंट ये तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 6.5% तक की तेजी आपको इन सभी स्टॉक्स में दिखाई देगी। साथ ही शुगर स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट कोटा को लेकर मीटिंग है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि बढ़ सकता है, उसके मद्देनजर तेजी में है तमाम शेयर्स। डालमिया भारत, उत्तम शुगर, रेणुका शुगर, अवर शुगर अच्छे मोमेंटम दिखा रहे हैं आज के सेशन में, तो इन स्टॉक्स पर फोकस है। रियल्टी में सिलेक्टिव मोमेंटम आपको दिखेगा पॉजिटिव साइड पर। शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ तेजी है 2-2.5% के आसपास की। डीएलएफ 0.1% ऊपर कारोबार करते हुए। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स मिड कैप्स में जो लाल निशान में है, जिसमें ग्लैंड फार्मा, यहाँ तो अर्निंग्स का इंपैक्ट है जिसकी वजह से ये स्टॉक टूटा है 6.5%। वोल्टास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्योंकि आज प्रेशर है तो वोल्टास 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर 0.5% नीचे है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी अब 0.5% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई देगा। तो ये है फिलहाल स्टॉक्स का हाल। लेकिन इस बीच एक स्टॉक पर क्विकली कमेंट ले लेते हैं रुचित का। रुचित, फटाफट से देखिए टाटा कम्युनिकेशन को, दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, क्या व्यू रहेगा इन लेवल से? स्टॉक में आज अच्छे वॉल्यूम्स हुए प्राइस अपमूव के साथ साथ, और हमने ये स्टॉक में भी लास्ट 3-4 महीने में अच्छा करेक्शन हाई लेवल से देखा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रीवियस पूरा करेक्शन है उसको रिट्रेस करेगा, और रिट्रेसमेंट्स के इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1090-1100 के आसपास आ रहा है। तो हमें लगा एज ऑफ नाउ इसको एक पुल बैक मूव तरीके से देखेंगे, लेकिन ये पुल बैक मूव में कुछ के क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स है तो ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है, और नियर टर्म में 1100 तक के स्तर आपको ये स्टॉक में बहुत ही जल्द देखने मिल सकते हैं। 1061 पर कारोबार करते हुए टाटा कॉम का स्टॉक, निफ्टी फिलहाल 16,500 के लेवल्स को होल्ड करते हुए। लेकिन तमाम ग्लोबल बाजारों के लिए थोड़ी राहत भरी मोमेंटम भी इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि रूस ने आज नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन शुरू करने का ऐलान किया, और मरम्मत के बाद रूस से जर्मनी गैस जानी शुरू हो गई है। हालांकि अभी सिर्फ 30% गैस का निर्यात ही हो रहा है। लेकिन इस खबर को और डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी के पास। नीरज जी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, याद से शुरू हो गई है। जो यूरोप की गैस की जरूरतें हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि 10 दिन पहले जब नॉर्ड स्ट्रीम 1 को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था तो पूरे यूरोप में, खासतौर पर जर्मनी में बहुत दिक्कत हो रही थी गैस की सप्लाई को लेकर के। वायदा ये था कि 10 दिन बाद जब वो शुरू होगी तो पूरी गैस जो अब तक मिल रही थी वो फिर से रिज्यूम कर दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ जो है 30% गैस का फ्लो शुरू किया गया है। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि जब मरम्मत के लिए इसकी टरबाइन गई थी कनाडा तो उससे पहले 60% गैस फ्लो हो रही थी। अब जो उससे पहले हो रही थी वो आधी कर दी गई है, तो जर्मनी सहित तमाम यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। युद्ध जब शुरू हुआ था यूक्रेन के साथ उससे पहले 100% फ्लो हो रहा था, तो 100 से पहले 60 की गई और 60 के बाद अब 30% आ रही है, क्योंकि तरह तरह के सैंक्शंस लगे और रशिया इसको अपने एक वीपन की तरह यूज़ कर रहा है। मुश्किल ये है कि पूरा यूरोपीय जो देश है, पूरी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, 27 देश है यूरोपियन यूनियन के, वो सारे मिलके अपनी ज़रूरत का करीब 40% गैस रशिया से लेते हैं, जो उनको मिलने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने अपने सदस्य देशों से कहा है कि आप लोग 15% कम से कम गैस का इस्तेमाल कम करें, डिमांड कम करें, और साथ ही जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अल्टरनेट एनर्जी यूज़ करने के लिए कहें, यानी आप विंड का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करें या कोई और तरीका अपनाएं, क्योंकि गैस की सप्लाई जल्द पूरी तरीके से बहाल हो इसकी संभावना कम है, क्योंकि एक राजनीतिक लड़ाई चल भी रही है। तो रशिया के मूड पर या उसके परिस्थितियों पर यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल है कि ये वापस से 60% भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो 30% के साथ शुरू हुई है, जो अभी भी काफ़ी कम है। जी, तो नजरें तो बनी हुई है ही, और ऑलरेडी हमने देखा था पास में किस तरीके का सर्ज गैस प्राइसेस में आया था, तो उस
उसके मद्देनजर तो एक रिलीफ होगा ही। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और ग्लोबल क्यूज की बात करें तो क्योंकि इन्फ्लेशन एक चौतरफा कंसर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से हर एक आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी कड़ी में नीरज जी, अगर अमेरिका के हाउसिंग के आंकड़े देखें तो एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि हाउसिंग मार्केट ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि लगातार 5 महीने घरों की बिक्री घटी है। क्या ये माने कि महंगाई अब टॉप आउट होती हुई दिख रही है? अभी तक के डेटा को देख के ये कहा जा सकता है, और सीएनबीसी आवाज लगातार ये पिछले 1.5 महीने से कह रहा है कि यूएस में महंगाई पीक आउट होती दिख रही है, क्योंकि नंबर सजेस्ट करते हैं। कई सारे नंबर्स थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी हाउसिंग मार्केट की, जो बहुत ज़्यादा रेड हॉट था, यानी उसकी वजह से महंगाई नीचे नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हाउसिंग मार्केट ठंडा पड़ना शुरू हुआ है। घरों की बिक्री लगातार 5वां महीना है जब घटी है वहाँ पे। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। यहाँ पे घरों की बिक्री अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 5.5% गिरी है, और साल दर साल यानी पिछले साल के इसी महीने जून से कंपेयर करेंगे तो करीब 14% गिरी है। ये बड़ा नंबर है, और इसी को फेड कम करना चाहता था, क्योंकि हाउसिंग डिमांड की वजह से तमाम जो मटेरियल्स हैं उनकी कीमतें नीचे नहीं आ रही थी। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्यों कम हुआ, तो 2 रीजंस हैं। एक तो ब्याज दरें वहाँ लगातार बढ़ रही हैं, और इस समय उनके यहाँ जो 30 साल का मॉर्गेज चलता है वो 5.5% से ऊपर चल रहा है, जो पिछले साल इसी समय 2.8% था। तो इसकी वजह से डिमांड नीचे आ रही है। तो बिल्डर्स ने भी घर कम बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, तो उसकी वजह से डिमांड को कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं आ रही। दूसरा, एक जो तमाम ग्राहक है वहाँ पे, जो हाउसिंग के बायर्स हैं, वो लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी कि एक घर खरीदते थे, उसके बाद 6 महीने बाद फिर बेच देते थे, फिर खरीदा फिर बेचा। उसमें भी रोक अब लग रही है, और उसकी वजह से प्राइसेस और तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि यूएस में घर बेचना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 2 हफ्ते में वहाँ पे घर बिक जाता है, तो इसलिए घरों की ट्रेडिंग भी लोगों ने करी, तो वो प्रवृत्ति भी अब बंद होती हुई दिख रही है। इसलिए हाउसिंग मार्केट का ठंडा पड़ना यूएस के इन्फ्लेशन को कम करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, और हमें लगता है कि इसकी वजह से जो फेड की पॉलिसी आने वाली है उसमें भी इसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है, हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पैन यूएस में प्राइसेस नीचे नहीं आए। अभी डिमांड कम हो गई, सेल कम हो गई, लेकिन प्राइस अभी भी थोड़ा एलिवेटेड है, वो भी नीचे आएंगे। तो हो सकता है कि फेड इसको कंसीडर ले और बहुत ज़्यादा हार्श पॉलिसी न रखे। तो फिलहाल तक के तो आंकड़े यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि शायद महंगाई थमती हुई दिख रही है। आने वाले महीनों में पिक्चर और क्लियर होगी इन नंबर्स के बेसिस पे। लेकिन हाँ, अब जो नजरें टिकी हुई हैं वो फेड की मीटिंग पर ही टिकी हुई हैं। शुक्रिया नीरज जी, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए और समझाने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के मैनेजमेंट से करेंगे खास बातचीत नतीजों पर। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात कर लेते हैं नतीजों की। और नतीजे आए हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के, और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट मौजूद है। हमारे साथ जॉइंट एमडी कमलेश शाह हैं। लेकिन अर्निंग्स की बात करें तो इस तिमाही में जो मुनाफा है कंपनी का वो 76% बढ़ा है, और मुनाफे में भी 54, रेवेन्यू में भी 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स की बात करेंगे तो यहाँ भी 5% की बढ़त दर्ज हुई है। तो इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करते हैं। कमलेश जी नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस। नंबर्स तो आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट 75% ऊपर, रेवेन्यू 54% ऊपर, एबिटा भी 74% ऊपर। तो पहली चीज तो ये कि किन किन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ में? Thank you very much for giving us this opportunity. Share India has transformed into a fintech company in last 3 years. We have seen overall growth in all the segments, and currently, we are commanding market share of more than 8% in the option segment. Our average daily turnover has increased from 9,400 crore to 13,800 crore in this quarter compared to last year. The overall revenue has grown from 155 crore to 233 crore, which shows 52% increase. The profit after tax has grown from 34 crore to 59 crore, which shows more than 73% growth. The earning per share during the June quarter has increased from 10.7 to 18.4%. So we see a lot of traction going forward. We are ranked 39 out of 568 companies in the finance and NBFC sector. And company has given return of 124% compared to 6% return on the Sensex in last 1 year. ठीक है, अगर हम सिर्फ इसी क्वार्टर की बात करें कमलेश जी, तो क्लाइंट एडिशन कैसा रहा है, और साथ ही अगर
रिटेल पार्टिसिपेशन या रिटेल अकाउंट्स की बात करें तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं? We have very large plan for retail investors, especially in the algo segment. We are going to introduce IBT products in the month of August and algo-based product for the retail investor. This is first of its kind in India. This is a new initiative whereby the algo trading facility which was available to the institutional clients and the select prop desk members will now be available to retail clients. We are awaiting guidelines from the regulator and we expect the product to be launched in the month of November. So this will add to our initiative towards going from B2B to B2C kind of business, and this will give lot of momentum to the revenue growth and the growth in the turnover of the company. In addition to that, we have launched a new membership. We have taken a new membership of all the exchange so as to boost further growth momentum. In addition to this, there are a lot of new opportunities that are coming. Like SGX Nifty is going to start trading from GIFT City from July onwards. So this will also give us a new opportunity for Share India to grow further. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, एक्सपेंशन भी आप कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आप लेकर आएंगे, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, इन एक्सपेंशन, इन नए प्रोडक्ट्स के बेसिस पे क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई गाइडेंस आप रेवेन्यू फ्रंट पर देना चाहें? और दूसरी तरफ क्या आप ज्योग्राफी वाइज भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ताकि आपके रेंज और एक्सपैंड हो, स्पेशली छोटे शहरों में जहां पर अपॉर्चुनिटी हमने ड्यूरिंग कोविड टाइम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई देखी है? बिल्कुल सही है, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है. इनफैक्ट विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और हम टायर 2, टायर 3 सिटी पर भी पहुंच रहे हैं, और हमारा जो रिटेल इनिशिएटिव है उससे हम सारे क्लाइंट को कनेक्ट कर पाएंगे, और ग्रोथ मोमेंटम हम ये मानते हैं कि वी विल ग्रो एटलीस्ट एट द रेट ऑफ 40% प्लस इन द रेवेन्यू एंड 50% प्लस इन द प्रॉफिटेबिलिटी in coming 2 to 3 years. तो 40%, ओके, 2 to 3 years में 40% रेवेन्यू ग्रोथ, 50% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कंपनी देख रही है. शुक्रिया कमलेश जी बातचीत करने के लिए. गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए. और अगर स्टॉक की बात करें तो 1198 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए 2.5% की मजबूती के साथ. चलिए आगे बढ़ेंगे और अब फटाफट से देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट. एंजल 1 के समीर चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह के बीच मुकाबला हो रहा है. अब तक रिटर्न की स्थिति क्या है वो आपके सामने लेकर आएंगे. साथ ही जो बदलाव किए हैं हमारे तीनों ही खिलाड़ियों ने वो भी अपडेट आपको दे देते हैं. पहले रूपक डे ने बलरामपुर चीनी यहाँ बुक किए हैं प्रॉफिट्स. 410 के इनके टारगेट थे, उन्होंने एग्जिट किया है 387 रुपए के लेवल्स पर. तो ये एक ट्रेड है जहां से रूपक डे ने प्रॉफिट्स को बुक किया है. कुछ और अपडेट्स दिखाएं आपको तो रैलीज इंडिया रूपक ऐड कर रहे हैं 213 के लेवल्स पर. टारगेट है इनकी ओर से 240 का. स्टॉप लॉस आप 209 का मेंटेन कर सकते हैं. तो ये नया ट्रेड है. तो एग्जिट क्या है बलरामपुर चीनी से, ट्रेड ऐड किया है रैलीज इंडिया का. अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं कहां है. और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला स्पेशली समीत और रूपक डे के बीच में कड़ा है, क्योंकि समीत अब लीड कर रहे हैं 15% के रिटर्न के साथ. थोड़ा सा नीचे है रूपक डे, 14.88% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है. लेकिन राजन शाह का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वो भी -12.63% के. तो ये है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट. लेकिन रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर आप देखिए नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज बातचीत करेंगे सिंजन इंटरनेशनल के COO महेश भालगत से. एक ब्रेक के बाद. नमस्कार.